Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों। बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुकना बच्चों, दूसरे ग्रुप में लिंक भेज दिया। बच्चों लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करा था, उसके क्वेश्चंस करे थे और एक शीट भी मैंने आपको भेजी थी बच्चों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे जितना पार्ट भी बचा हुआ है। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। आज की क्लास में हम 3 इफेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला इफेक्ट आता है इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट इज नोन एज ई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट के बारे में क्या बोला जाता है बच्चों? इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट which take place in a conjugated system conjugated system क्या होता है बच्चों? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। It is a temporary effect which take place in a conjugated system in presence of an attacking reagent. In presence of an attacking reagent. सबसे पहली बात है बच्चों, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। इट इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। इसको छोड़ के बाकी सारे इफेक्ट परमानेंट होते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है पहली बात तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं बच्चों कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट मींस कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और सिंपलीफाई करें तो आपको कई बुक्स में मिलेगा इन पाई बॉन्डेड सिस्टम। पाई बॉन्ड भी कहां मिलता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यस और नो एवरीवन टेल मी। यस सर। है ना, मल्टीपल बॉन्ड या कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये सब जो हम बात कर रहे हैं इसी को हम पाई बॉन्ड सिस्टम भी कहते हैं। क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में कोई पाई नहीं होता, डबल में पाई होगा या ट्रिपल में पाई होगा। होता क्या है, रिएजेंट की प्रेजेंस में इफेक्ट होता है, इसीलिए इसे टेम्पररी कहते हैं। अभी समझाऊंगा बच्चों कि ये टेम्पररी क्यों, पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। इन
electromagnetic effect, in electromagnetic effect, the electrons of pi bonded system are transferred both the electrons of pi bonded system are transferred to one of the bonded atoms of pi bond. क्या बोल रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई बॉन्ड के वो ट्रांसफर करे जाते हैं. बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, क्लियर, ऑफ द पाई बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ एन रिएजेंट. मैं बार-बार एक वर्ड लिख रहा हूं बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ एन रिएजेंट. रिएजेंट कौन होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. देखो, आप जब रिएक्शन की बात करते हो तो एक होता है रिएक्टेंट. रिएक्टेंट पे जैसे हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं. जैसे मैं एक सिस्टम कंटेन कर रहा हूं C डबल बॉन्ड C, और यह हो सकता है C डबल बॉन्ड O, कोई भी जिसके अंदर पाई बॉन्ड. सबसे पहली कंडीशन क्या है बच्चों? पाई बॉन्ड होना चाहिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की पहली कंडीशन क्या है बच्चों? पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट. क्लियर? एवरीवन टेल मी. यस सर. क्लियर? व्हाट शुड बी प्रेजेंट? पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट. अब कोई भी एक रिएजेंट आता है. रिएजेंट क्या हो सकता है? इट कैन बी अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और इट कैन बी अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और इट कैन बी अ फ्री रेडिकल. बट हम चार्ज स्पीशीज के अंदर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को कंसीडर करते हैं. चार्ज स्पीशीज जब ये बॉन्ड पर अटैक करेगा तो अब ये दोनों कार्बन है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं. क्लियर? तो बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे. किसके पास ट्रांसफर होंगे? पाई बॉन्ड जिसके बीच में है उनमें से किसी भी एक एटम के पास पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे. जैसे मान लो सेकंड कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो फर्स्ट कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव. सेकंड कार्बन पे क्या आ जाता है बच्चों? नेगेटिव. क्लियर? एवरीवन टेल मी. बच्चों समझ में आया क्या बोला? क्या बोला? बड़ा सिंपल है यार. पाई बॉन्ड टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. किसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? किसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? कहते हैं यूजुअली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. बट आपने तो CC बॉन्ड बना रखा है. ये दोनों ही कार्बन है, किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं. बॉन्ड टूटने पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे? किसी एक एटम को मिल जाएंगे. तो जिसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे वो तो नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. यस और नो बच्चों? टेल मी. Yes, sir. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से सुन लो. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? कोई भी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है, यानी जिसके अंदर पाई बॉन्ड और एक रिएजेंट आकर अटैक करता है. रिएजेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज. क्लियर? तो जिसपे जो रिएजेंट जिसपे भी अटैक करेगा, जो पाई बॉन्डेड सिस्टम है, उसका पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूटने पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसके पास? किसी भी एक एटम के पास. यानी जो जिनके बीच में पाई बॉन्ड है उसमें से किसी भी एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. दिस इज कॉल्ड ई इफेक्ट. अब अकॉर्डिंगली रिएजेंट अटैच होता है. अकॉर्डिंगली मतलब अगर रिएजेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव से जुड़ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से जुड़ जाएगा. अब दो तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को क्लासिफाई करा गया है. देखो बच्चों, इफ both the electrons of pi bond are transferred to that atom of to that atom to which reagent gets attached, then it is called plus E effect. कह रहे हैं अगर रिएजेंट उसी से अटैच हो, जैसे मैंने ऊपर CC लिया था बच्चों, मैं नीचे CO ले रहा हूं. आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी सिस्टम हो सकता है जी, उसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए, बस कंडीशन ये है, या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए. क्लियर बच्चों? कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होना चाहिए? पाई बॉन्डेड सिस्टम. क्लियर? एवरीवन टेल मी. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अब एक रिएजेंट आता है व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. रिएजेंट ने अटैक करा डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन मिले O को, O हो गया नेगेटिव, C हो गया पॉजिटिव. नाउ दिस H+ कंबाइंस विद O नेगेटिव एंड इट फॉर्म्स व्हाट? O के साथ H कंबाइन हो गया, C पे पॉजिटिव नेगेटिव.
ऐसे इफेक्ट को प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। व्हाई वी कॉल इट एज प्लस ई? क्योंकि रिएजेंट उसी के पास जा रहा है जिसे बॉन्ड टूटने पे इलेक्ट्रॉन मिले। क्योंकि रिएजेंट उसी के पास जा रहा है जिसे बच्चों बॉन्ड टूटने पे इलेक्ट्रॉन मिले। क्लियर एवरीवन? टेल मी फास्ट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये तो बड़ा सिंपल रखो, मतलब कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड टूटेगा। क्लियर? रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड टूटेगा, रिएजेंट हटा दोगे फिर से पाई बन जाएगा। यहां देखो, अगर मैं ये H+ हटा दूं तो O नेगेटिव हो जाएगा, O नेगेटिव C पॉजिटिव, दोबारा डबल बॉन्ड बना लेंगे। यस और नो एवरीवन? टेल मी। Yes, sir. क्लियर? दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज टेम्पररी। जब तक रिएजेंट है तब तक इफेक्ट है, रिएजेंट अगर गया तो उसका मतलब वो दोबारा पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहां से अगर मैं H+ निकाल दूं तो O नेगेटिव और C पॉजिटिव दोबारा डबल बॉन्ड बना लेंगे बच्चों। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. That's why we are calling this effect as temporary. पहले तो ये समझ में आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता कहां पे है जी? पाई बॉन्डेड सिस्टम में। क्या होता है? पाई बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। किसको मिलेंगे? यूजुअली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाते हैं। क्लियर? अगर दोनों में से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ज्यादा, जैसे CC बॉन्ड था, तो किसी को भी मिल सकते हैं। क्लियर? बॉन्ड टूटने पे दो इलेक्ट्रॉन्स किसी को भी मिल सकते हैं बच्चों, अगर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं। ठीक है? तो ये जो बॉन्ड का टूटना है, कौन से बॉन्ड का टूटना है? पाई बॉन्ड का टूटना है इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दैट्स इट। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अटैक करेगी, प्लस ई कहेंगे। आगे देखो, इफ both the electrons are transferred to that atom to which reagent does not get attached, जिससे रिएजेंट अटैच नहीं हो रहा, अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास हाँ, तो उसे कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। यानी बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन ओ को मिले। अब रिएजेंट आपका है मान लो Cn माइनस, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। बॉन्ड टूटे इलेक्ट्रॉन किसको मिले? ओ को। बट रिएजेंट किससे जुड़ेगा बच्चों? O नेगेटिव है, C पॉजिटिव है। बताइए किससे जुड़ेगा? C Cn से। माइनस। C से। C से। क्लियर है? सिंपल है। Yes, sir. C के साथ Cn अटैच हो गया, O पे नेगेटिव रह गया। Then this is called माइनस ई इफेक्ट। मतलब आप जैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो, जहां जिससे रिएजेंट जुड़ जाए। बॉन्ड टूटने में जिसे इलेक्ट्रॉन मिला है, अगर रिएजेंट उसी से जुड़ रहा है तो प्लस ई, या फिर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अटैक कर रही है तो प्लस ई। क्लियर? बॉन्ड टूटने में जिसे इलेक्ट्रॉन मिला है उससे रिएजेंट नहीं जुड़ रहा, यानी बॉन्ड टूटने में इलेक्ट्रॉन ओ को मिल रहा है बट रिएजेंट सी से जुड़ रहा है। क्लियर? तो उसे माइनस ई कहते हैं। या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अटैक कर रही है तो माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। क्लियर बच्चों? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है? तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में? पाई बॉन्डेड सिस्टम टूटता है रिएजेंट की प्रेजेंस में। रिएजेंट हटा दोगे तो दोबारा पाई बॉन्ड बन जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज टेम्पररी इफेक्ट। पहली बात, बॉन्ड टूटने पे क्या होगा? भाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। किसको मिलेंगे? यूजुअली व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किसी भी एक एटम को मिल जाएगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो किसी को भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो पाई बॉन्ड का टूटना इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना किसी एक एटम के पास, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है? पाई बॉन्ड का टूटना इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दैट्स इट। स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट स्टार्ट करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। Done, sir. सर ट्रिपल बॉन्ड में कैसे होगा? ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई टूटेगा। अरे बच्चे क्या हो गया ट्रिपल? सर दो नहीं टूटेंगे? अच्छा, एक रिएजेंट डालोगे तो एक ही टूटेगा ना। अच्छा, ओके। मतलब एक रह जाएगा और एक टूटेगा। ठीक है? अब Yes, दोबारा sir. रिएजेंट डालोगे तो फिर दोबारा टूट जाएगा। क्लियर हो रहा है एवरीवन? ओके सर। सर मतलब अब फिर इसके पास डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक डबल बॉन्ड। रह जाएगा। आप चाहो तो और रिएजेंट ऐड करोगे तो सिंगल पे आ जाएगा। क्लियर? ओके Yes, सर। sir. मतलब अगर हम दो H+ डाल दे तो सिंगल हो जाएगा। हाँ, आपने एक H+ डाला, देन अगेन आपने H+ डाला। अब ऐसे हम H+ नहीं डालते, जैसे जनरली हमने एक मॉलिक्यूल डाला HBr, तो H+ और Br- ऐड हो गए। क्लियर? तो पाई बॉन्ड टूटा। जो C नेगेटिव होगा उसके साथ H+ और जो C पॉजिटिव होगा उसके साथ Br-, फिर HBr डाल दो। क्लियर यस सर। है ना बच्चे? अभी जैसे मैंने ये डाला H+ और दूसरी तरफ डाला Br-, तो H+ तो चला गया इसके पास। देखो H+ और Br-, HBr था, H+ गया इस कार्बन के पास और Br- गया इसके पास। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। अब इसके साथ H आ गया, तो इसके साथ Br आ गया, इसके साथ H आ गया। फिर HBr डालोगे फिर पाई बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर एवरीवन? टेल मी।
Yes, यस sir. सर। ठीक है, कौन ऐड होगा? HBr समझ नहीं आया। बच्चे HBr एक मॉलिक्यूल है, उसमें H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है ना बच्चे? यस सर। तो अब पहले कौन अटैक कर रहा है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, पहले H प्लस अटैक कर रहा है तो इसे प्लस ही कहेंगे, पाई बॉन्ड टूटा, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड के बाद क्या होगा? फिर Br माइनस अटैक करेगा, तो एक के साथ H जुड़ जाएगा, एक के साथ Br। यहां तक समझ में आया? यस सर। पहले H प्लस ने अटैक करा, C नेगेटिव के साथ H जुड़ गया, C पॉजिटिव के साथ Br, फिर दोबारा इसमें HBr डालो, फिर H प्लस अटैक करेगा, तो डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये कह रहा हूं मैं, क्लियर? यस सर। कोई डाउट है किसी को? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? बच्चों Yes, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक sir. इफेक्ट क्लियर है? Yes, हाइपर sir. कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट कर रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, आज हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को। नेक्स्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। It is extension of resonance effect. It is extension of resonance effect. वैसे तो इसे हम resonance effect के बाद पढ़ते हैं, बट मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि रेजोनेंस आप सबने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ। And it is also known as sigma pi conjugation or no bond resonance or no bond resonance. Now what is the condition for hyperconjugation effect? Condition is very important बच्चों, condition is very important, ध्यान से देखना। One of the carbon should be sp2। अब sp2 कार्बन जनरली कौन सा होता है? एल्कीन का कार्बन, है ना बच्चों? यस सर। क्लियर? sp2 कार्बन जनरली कौन सा होता है? एल्कीन का कार्बन, मतलब कहना चाह रहे हैं कि एक ना एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक कार्बन को आपका sp2 होना चाहिए। सेकेंड वो क्या कह रहे हैं बच्चों? कार्बन adjacent to sp2 carbon must have hydrogen also known as alpha hydrogen. That means presence of alpha hydrogen. क्या प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को डिटेल में समझते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन बोला है जी रेजोनेंस इफेक्ट का एक्सटेंशन है। पहले तो आपको थोड़ा सा रेजोनेंस इफेक्ट याद दिला देता हूं, जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था। बहुत सिंपल वर्ड्स में रेजोनेंस को अगर याद रखना है तो कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रेजोनेंस को दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब पाई बॉन्ड की पोजीशन स्पेस में फिक्स नहीं है, पाई बॉन्ड की पोजीशन स्पेस में फिक्स नहीं है, पाई बॉन्ड एक जगह से टूटेगा तो दूसरी जगह बनेगा, और यही हमने करा था केमिकल बॉन्डिंग। याद है बच्चों, हम पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते जा रहे थे जब हम केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे। यस, और वो सारे सेम होते थे। हाँ, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर सेम, क्योंकि हम पोजीशन ऑफ एटम को चेंज नहीं कर सकते, ना हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर या लोन पेयर को चेंज करते, बस हम पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करते थे। एवरीवन टेल मी यस और नो? यस सर। सो व्हाट इज रेजोनेंस? आप सिंपल वर्ड्स में याद रखो जी, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती चली जाती है, देन इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। पाई बॉन्ड की पोजीशन स्पेस में फिक्स नहीं, तो वो एक से दूसरी जगह पे चेंज होती जाती है। क्लियर? एवरीवन टेल मी। Yes, sir. यस सर। कह रहे हैं यहाँ पर रेजोनेंस से ज्यादा होता है। क्या होता है अब ये समझेंगे। इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं और इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन और व्हाई इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। मेरे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कह रहे हैं कि कार्बन, मतलब जो भी आपके पास
कंडीशन है उसमें एक कार्बन तो sp2 होना चाहिए। यहाँ पे दोनों कार्बन sp2 क्योंकि दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड। एवरीवन टेल मी, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. बोथ ऑफ देम आर sp2 क्योंकि दोनों ही कार्बन डबल बॉन्डेड है। तो आपके पास कार्बन कैसा होना चाहिए जी? sp2 होना चाहिए। और sp2 का जो एडजेसेंट कार्बन होता है, ऑलवेज रिमेंबर sp2 का जो एडजेसेंट कार्बन होता है बच्चे, उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। ठीक है, अब इस तरफ ही एक कार्बन अटैच्ड है, इस तरफ नहीं है, बट इस तरफ भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? एवरीवन, तो राइट एंड लेफ्ट किसी भी तरफ वो मैटर नहीं किसी भी करता। तरफ हो यार, ऊपर भी हो सकता है ना? डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है तो कितने अल्फा कार्बन की पॉसिबिलिटी है? ऐसे 4 अल्फा कार्बन एक डबल बॉन्ड में हो सकते हैं। एवरीवन टेल मी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये भी sir. अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो 4 अल्फा कार्बन मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, अब अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, दिस हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। तो साफ सीधी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। इसके बिना हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी। क्लियर? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन के बिना रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर बच्चों? एवरीवन टेल मी। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अल्फा Yes, sir. हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अब होगा क्या, देखो ध्यान से। रेजोनेंस कहता है पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करो। अगर मैं इस चेन को कंसीडर करूं तो ये चेन अभी 3 कार्बन एटम्स की है। सारे बच्चे एग्री करते हैं, यस और नो? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ये चेन 3 कार्बन एटम की है और जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो अभी फर्स्ट और सेकंड के बीच में। मैं इस पाई बॉन्ड को फर्स्ट सेकंड से सेकंड थर्ड के बीच में लाना चाहता हूं। सारे बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से? मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ के यहां पर पाई बॉन्ड बनाना चाहता हूं। दैट इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या करते थे? पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करते थे। एवरीवन टेल मी, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर? तो मुझे कुछ नहीं करना, हाइपर कॉन्जुगेशन में सबको सिंपल रखेंगे। हमें देखना है डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सा है, उसके साथ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन होगा, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। पहले इतनी चीज देखनी है, तब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात है। सिस्टम मस्ट हैव sp2 कार्बन एंड सिस्टम मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो sp2 कार्बन से जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और उसके साथ जी हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, दैट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अगर मैं अभी बात करूं तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। अभी फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, मुझे डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में लाना है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर रेजोनेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है बच्चों, अगर मैं सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड लाऊंगा तो थर्ड कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। देखो ध्यान से, Yes, sir. है ना? अगर मैंने डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में बना दिया भाई, तो थर्ड कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच्ड है उससे। क्लियर एवरीवन? टेल मी, यस और नो? Yes, sir. और लास्ट वाले की 3 हो जाएंगे। वो तो बात की बात है, उसको तो क्योंकि उसमें तो चार्ज आ जाएगा ना, वो तो सेकेंडरी चीज है। बट मैं अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाता हूं तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि वायलेशन है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है। तो अगर आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना है तो सबसे पहले आपको थर्ड कार्बन में से CH बॉन्ड को तोड़ना होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन, अल्फा कार्बन का बॉन्ड तोड़ना होगा। क्लियर? जब तक आप ये बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, जब तक आप ये बॉन्ड नहीं तोड़ोगे बच्चों, तब तक यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो वो पेंटावेलेंट कार्बन हो जाएगा, विच इज वायलेशन ऑफ टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। क्लियर बच्चों? मैं सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ, डबल बॉन्ड C1 और C2 के बीच में है, मुझे डबल बॉन्ड को C2 से C3 के बीच में बनाना है। वो तभी पॉसिबल है जब मैं C3 और H का बॉन्ड तोड़ दूं। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने C3 और H का बॉन्ड तोड़ा। जब मैंने C3 और H का बॉन्ड तोड़ा तो C3 पे नेगेटिव आया, क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब मैंने C3 और H का बॉन्ड तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन किसको मिले? C3 को। C3 पे क्या चार्ज आ गया बच्चों? नेगेटिव। H क्या हो गया? पॉजिटिव। अब ये जो C3 है, अगर ये नेगेटिव है और मुझे C2 और C3 में डबल बॉन्ड बनाना है, तो C2 कैसा होना चाहिए बच्चों? इट शुड बी पॉजिटिव। Yes, sir. बच्चों बड़ा सिंपल रखो, आराम से, क्यों कॉम्प्लिकेट कर दो? डबल बॉन्ड है, उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, C1 और C2 में डबल बॉन्ड है, मुझे C2 C3 में डबल बॉन्ड बनाना है। बट मैं डबल बॉन्ड तब तक नहीं बना सकता जब तक मैं C2 और C3 का बॉन्ड, C3 और H का बॉन्ड ना तोड़ दूं। सारे बच्चे बताएं, पहले यहाँ तक एग्री करते हैं, क्योंकि अगर मैंने डबल बॉन्ड बनाया तो C3 के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। बच्चों Yes, बताओ sir. ये तो नो? Yes, sir. तो मुझे C3 और H का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब मैंने बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए? कार्बन को, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, कार्बन नेगेटिव तो हो गया। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है तो C2 कैसा होना चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव,
है ना, यानी मुझे ये जो C1 और C2 का पाई बॉन्ड है ये भी तो तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो C2 के भी तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। एवरीवन यस सर। दिमाग लगाओ, कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, C2 कार्बन को देखो, अगर यहाँ पाई बनाना चाहते हो तो ये पाई तो तोड़ना पड़ेगा ना, और ये पाई कैसे टूटेगा, इस पाई के टूटने पे इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी भी कार्बन को मिल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो कंडीशन अभी मेरे सामने है उसमें C3 पे नेगेटिव आ रहा है, तो C2 को क्या करना पड़ेगा बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन तो लूज मैंने करने पड़ेंगे। C2 और C1 का पाई बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन C1 को दिए। क्यों दिए बच्चों, सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं क्यों दिए, क्योंकि C2 पॉजिटिव हो जाएगा, C3 ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है। यानी देखो क्या हुआ, सारे बच्चे ध्यान से देखो, बोलते CH, ठीक है, ये बॉन्ड आपने तोड़ दिया, यहां पर आपका H प्लस हो गया, ये C हो गया नेगेटिव, C2 पॉजिटिव और C1 नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड टूटने पे इलेक्ट्रॉन आपने C1 को दिया। एवरीवन टेल मी यस और नो। यस सर। एवरीवन कंडीशन देख रहे हो, मैंने बॉन्ड तोड़ा तो यही होगा बच्चों, यस सर। C3 Yes, sir. और C2 दे विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड। एवरीवन टेल मी, होगा ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन? यस सर। Yes. यस सर। C1 पे रह गया नेगेटिव, ये H प्लस हवा में लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है इसकी बात करेंगे, बट अब पाई बॉन्ड कहां बन गया, पहले C1 C2 के बीच में था, अब C2 C3 के बीच में। एवरीवन टेल मी, यहां तक क्लियर है? यस सर। मैंने Yes, कुछ sir. नहीं करा यार, मेरे पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करा है, C1 C2 से C2 C3 में ले आया। क्लियर? अच्छा मुझे बताओ ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स बना सकता हूँ, जितने हाइड्रोजन है वो सारे बॉन्ड अगर मैं एक एक करके तोड़ूं तो एटलीस्ट ऐसे 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। यस और नो? यस सर। मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं या फिर मैं ये वाला बॉन्ड भी तोड़ सकता हूँ, तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? तीनों स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लो। CH2 माइनस, यहाँ पे रह जाएगा H प्लस, और तीसरा स्ट्रक्चर ये H निकाल दो, सर CH, आपने सेकंड वाले में एक हाइड्रोजन, मतलब तीनों हाइड्रोजन लिख रखे हैं। ये तीसरा हाइड्रोजन। हाँ बच्चे बोलो, देखो आराम से देखो, मैंने तीनों H प्लस दिखा रखे हैं, ये रहा वो H प्लस हवा में लटका हुआ है, यहाँ पे वो H प्लस ये है, यहाँ पे तीसरा H प्लस। मैंने कुछ नहीं करा, इन तीनों स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस थोड़ी है। सर अब बात की रेफरेंस पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा सकते हो, किसकी? जो अभी आपने करवाए हैं। बच्चे ये तो हर स्ट्रक्चर में अलग होती जाएगी ना, मैं एक के लिए लिखवाऊंगा फिर तो हर स्ट्रक्चर में अलग होती चली जाएगी। तो मतलब एज एग्जांपल हो जाएगा, इसलिए कह रहा हाँ, हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, एग्जाम्पल के तौर पे ही मैं। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि मैंने जो जो इसमें करा है वो आपको बता दूं, स्टेप बाय स्टेप लिख दूं, आप ये कह रहे हो? यस सर, हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बिल्कुल मैं उसको लिख दूंगा। बच्चे पहले आप यहाँ पे देखो, मैंने जो अभी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो तीनों स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर है? यस सर, वो समझ आ गया। सबको समझ में आया मैंने करा क्या है बच्चों? C1 C2 में पाई था मैंने, अगला पाई C2 C3 में बनाया है, और ये समझ नहीं आया तो रेजोनेंस में तो चक्कर ही आ जाएंगे, इसलिए ध्यान से देख लो। C1 C2 में पाई था, अगला पाई मैंने C2 C3 में बनाया है, और इसको जब मैंने कंडीशंस को देखा तो मैंने क्या देखा कि C3 C2 में तभी पाई बन सकता है बच्चों जब C3 का जो CH बॉन्ड है वो मैं तोड़ू, नहीं तो C3 के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। क्लियर? मुझे सिमिलरली C1 और C2 का बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा। अब C1 और C2 का बॉन्ड टूटने पे इलेक्ट्रॉन किसी को मिल सकते थे, ये जरूरी नहीं है कि C1 को ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, C2 को भी मिल सकते थे, बट जब C3 और H का बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन किसको मिले? C3 को। अब अगर C3 नेगेटिव है तो C2 पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए C1 C2 का बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन C1 को दिए गए ताकि C2 पॉजिटिव हो जाए और C3 इसी के साथ डबल बॉन्ड बना। क्लियर? Yes, sir. क्लियर? अभी तक रेजोनेंस इफेक्ट की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो सिर्फ पाई टूटता है पाई बनता है। रेजोनेंस इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो सिर्फ पाई टूटता है पाई बनता है, बट यहां पर आपने क्या देखा, पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपने एक पाई तोड़ा है और एक सिग्मा तोड़ा है। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। एवरीवन टेल मी यस और नो? यस सर। क्लियर? यहाँ पे हाइपोकॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड बनाने के लिए यानी पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपने एक पाई तोड़ा है और एक सिग्मा तोड़ा है। दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा पाई, और दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्लियर एवरीवन? यस सर। समझ में आ रहा है Yes, बच्चों? sir. व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन? सुनो ध्यान से, आप ये जो पाई बॉन्ड बना रहे हो उस पाई बॉन्ड को बनाने के लिए आपने एक पाई बॉन्ड भी तोड़ा है और एक सिग्मा बॉन्ड भी तोड़ा है, जो कि एक्सटेंशन है रेजोनेंस का, क्योंकि रेजोनेंस में सिर्फ पाई टूटता और पाई बनता है।
हाइपर कॉन्जुगेशन के समय आपने एक सिग्मा तोड़ा और एक पाई तोड़ा है, तब जाकर ये हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना है बच्चों। क्लियर? तो इसका मतलब इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। और क्योंकि ये H+ बिना बॉन्ड के हवा में लटका हुआ है, अट्रैक्टेड है, कैसे अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। दिख रहा है बच्चों H+? Yes, sir. यस ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, दैट मींस इट इज अट्रैक्टेड। बॉन्ड नहीं है C और H के बीच में, दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा ना बॉन्ड? नहीं दिख रहा सो। नहीं दिख रहा ना, दैट मींस देयर इज नो बॉन्ड। तो ये H+ यहाँ है क्यों, ये गया क्यों नहीं? ये अट्रैक्टेड है अभी भी। कैसे अट्रैक्टेड है इसको भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? दो कंडीशंस याद रखो, हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में, यानी sp2 कार्बन होना चाहिए। और डबल बॉन्ड यानी sp2 कार्बन के साथ जो कार्बन होता है दैट इज अल्फा कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर एवरीवन? टेल मी। यस सर। ठीक है, अगर हाइपर डबल बॉन्ड मतलब अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। पहले सबको यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? अब सवाल उठता है कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, किस पे डिपेंड कर रहा है? 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। एवरीवन टेल मी यस और नो। यस सर। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. यस सर। चलो, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन is directly proportional to hyperconjugative structures, and hyperconjugative structures are directly proportional to stability of the species. Stability of the species. ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पहले उसको समझ लेते हैं बच्चों, तो जो लिखने वाली बात है वो मैं लिखवा दूंगा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ज्यादा स्टेबल वो स्पीशीज माना जाएगा या वो स्टेबल कंपाउंड माना जाएगा। इसी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन व्हिच इज मोर स्टेबल। ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन व्हिच इज मोर स्टेबल। चलिए बच्चों, चलो, दिस इज ब्यूट 1 इन। एवरीवन टेल मी यस और नो। यस सर। This is butene. This is butene. पूछ रहे ज्यादा स्टेबल कौन है और क्यों? क्यों बच्चों? सर ब्यूट 2 इन। 2E. हमने देखा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। अच्छा, तो इसके साथ ये कौन सा कार्बन है? ये अल्फा कार्बन है। सारे बच्चे एग्री करते हैं? इस Yes, स्ट्रक्चर sir. में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सारे बच्चे एग्री करते हैं? यस सर। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये भी अल्फा कार्बन है। यस और नो एवरीवन? यस सर, तो टोटल में 6 अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन। 6 अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे क्या होगा? उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, और जिसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ब्यूट 2 इन। एवरीवन टेल मी, क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। Yes, sir. कुछ नहीं करना होता आपको। अभी लग रहा होगा सर इसका क्या यूज है। बच्चों आप जब आगे रिएक्शंस पढ़ोगे ना तो वहां पे एल्कीन निकलेंगे प्रोडक्ट में, और आपसे पूछेंगे कौन सा एल्कीन मेजर अमाउंट में फॉर्म हो। एक ऐसी रिएक्शन है मान लो जिसमें ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन दोनों प्रोडक्ट निकलते हैं। आपसे पूछते हैं मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो जो ज्यादा स्टेबल होता है वो मेजर होता है। कैसे बताओगे मेजर कौन सा है? टेल मी। ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन। समझ में आया क्या करा मैंने देखा भाई डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन, यानी स्टेबिलिटी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यस और नो? Yes, sir. क्लियर? कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है कैसे पता करूंगा? अल्फा हाइड्रोजन निकालूंगा, बता दूंगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है। टेल मी एवरीवन यस और नो? तो तुम दोनों एडजेसेंट देखेंगे, मतलब जितने भी पॉसिबल एडजेसेंट। मैंने आपसे क्या बोला बच्चे? डबल बॉन्डेड कार्बन से जितने भी उसके साथ कार्बन अटैच्ड है वो सारे अल्फा हैं। तो एक डबल बॉन्ड में 4 अल्फा कार्बन हो सकते हैं, और उसके साथ कितने हाइड्रोजन है ये आपको देखना। क्लियर एवरीवन टेल मी यस और नो? कोई से नहीं आ रहा? यस और नो? यस तो ये Yes, sir. परमानेंट इफेक्ट है क्या? हाँ, क्योंकि ये हम किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में थोड़ी कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये तो ऑलरेडी उस स्पीशीज के अंदर होगा ही ना। ठीक है सर। बच्चों कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? Yes, sir. चलो, Yes, sir. अब 2 चीजें समझनी है छोटी सी।
एक क्वेश्चन और करते हैं, एक स्पीशीज और लेते हैं और उसका हाइपोकॉन्जुगेटिव, जैसे इसका पूरा हाइपोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, और ये नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे हुआ इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ तक क्लियर है सबको? कंडीशन क्या है, समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अभी मैंने बनाया था बच्चों प्रॉप 1E, अब मैं बना रहा हूँ ब्यूट 2E। अब इसके कितने हाइपोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे पहले हमें ये बताना। तो ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। एवरीवन टेल मी यस और नो। यस सर। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। एवरीवन टेल मी यस और नो। यस सर। Yes, यस sir. सर। अब देखो बच्चों, आपको ना साइड बाय साइड जाना होगा। मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं, पहले यहां से हाइपोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता हूं, तो क्या होगी कंडीशन? अगर मैं यहां से हाइपोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना शुरू करूं बच्चों, तो CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं CH3, और इस C के साथ जो 3 H है उनको मैं लेके चल रहा हूं। अब मैंने क्या करा, मैंने एक एक करके जो तीनों अल्फा हाइड्रोजन थे इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करा। अब ये C नेगेटिव हो रहा है, तो ये C कैसा होना चाहिए, ये आपको देखना होगा Positive. बच्चों। वो वाला पॉजिटिव होना चाहिए। वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप यहां से अगर बनाना शुरू करोगे तो इसको पॉजिटिव करो, मतलब H प्लस C H H डबल बॉन्ड CH CH प्लस सॉरी CH नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आप जब बॉन्ड तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां पर दोगे। CH3 ये पहला हाइपोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ये दूसरा हाइपोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और ये तीसरा हाइपोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जहां से जो अल्फा कार्बन आप कंसीडर कर रहे हो उसका एडजेसेंट कार्बन नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जो उसका एडजेसेंट कार्बन है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब देखो दूसरी तरफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH H H, अगर मैं इसे अल्फा कंसीडर कर रहा हूं, ये मेरा अल्फा कार्बन, तो क्या होना चाहिए बच्चों? मतलब 3 तो ये बन गए, 3 और बनेंगे। यस Yes, सर, sir, 3 three और और। बनेंगे। यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन एक एक करके निकाले जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर इस C को नेगेटिव कर रहे हो तो ये C कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, इसका देंगे। यस यस सर। और नो बच्चों? यस सर। यस सर। सिंपल है। यस मुझे सर, बस इस चीज सिंपल को है। ध्यान रखना है कि Yes, जो भी sir. अल्फा कार्बन मैं कंसीडर कर रहा हूं उसका एडजेसेंट कार्बन पॉजिटिव होना चाहिए, जिसके बीच में मैं डबल बॉन्ड बनाने जा रहा हूं। ये पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दूसरा स्ट्रक्चर, और ये तीसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स ये आपको मिले, यानी टोटल आपको मैंने 6 हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स दिखा दिए बच्चों, और ये 3 हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ दिखे। एवरीवन टेल मी यस और नो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड देन क्या करना है उसके बाद बच्चों, ये सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ये किसी भी स्पीशीज के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है बच्चे? Yes, sir. जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, और जितने ज्यादा हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे स्पीशीज उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अब सवाल उठता है सर ये H प्लस
हवा में क्यों है? तो देखो बच्चों, जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था C3 C2 C1, उसमें कुछ ऐसा केस था। C1 और C2 में पाई बना हुआ था, ठीक है, और C3 के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था। एवरीवन टेल मी यस और नो। अरे इससे पहले जो भी क्वेश्चन कराया बच्चों, यस सर, कुछ भी है यही ना, था। yes sir, C3 और C1 और C2 में पाई बना हुआ था और C3 के साथ H अटैच था। मैंने C1 और C2 का पाई बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन किसको दिए? C1 को। C1 नेगेटिव हुआ, C2 पॉजिटिव, और यहां से C3 और H का बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन किसको दिए? C3 को। यानी क्या हुआ बच्चों? C3 C2 C1। अब इलेक्ट्रॉन इसको मिले, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव था, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में पाई बॉन्ड बन गया। C1 पे क्या आ गया? C1 पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसे बॉन्ड टूटने पर इलेक्ट्रॉन मिले। अब सवाल उठता है, ये H+ हवा में क्यों लटका हुआ? यस और नो एवरीवन टेल मी। यही था ना क्वेश्चन, कि हम जा रहे H+ हटा क्यों नहीं रहे? ये सारे H+ में हटा क्यों नहीं रहा? यस सर। H+ में क्यों शो कर रहा हूँ? सर ये ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड नेगेटिव है, इसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है बच्चे, देखो ध्यान से, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये दिख रहा है सबको, पाई बॉन्ड C1 और C2 के बीच में दिख रहा है ना बच्चों? टेल मी। यस सर, दिख रहा है। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट्स दैट H+, और इसीलिए H+ यहां से हटता नहीं, इसीलिए H+ यहां अट्रैक्टेड है। क्लियर एवरीवन टेल मी? समझ में आ रहा है? अरे पाई बॉन्ड क्या होगा यार? इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे नेगेटिवली चार्ज? यस और नो? H+ में क्या है सर? प्रोटॉन ही तो है। यस सर। C2 और C3 में पाई बॉन्ड बना है, क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज। वो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड क्या करेगा? H+ जो सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है, उसके अंदर एक न्यूट्रॉन जीरो है, ठीक है, जो उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन बचा हुआ है, उस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा जब तक कोई और आकर अटैक नहीं कर देगा। ये सिर्फ अट्रैक्शन है, देयर इज नो बॉन्ड, ओनली देयर इज अट्रैक्शन। क्लियर एवरीवन? yes Yes, sir, sir. ठीक है, yes दैट sir, अट्रैक्शन इज ड्यू टू द electron cloud of the pi bond which is negatively charged and that attracts the H+. This attraction is due to the electron cloud of the pi bond which is negatively charged that attracts H+. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास एक चीज है बच्चों, A B and A B and C and D. इसमें वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई, क्योंकि एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं ना बच्चों। बच्चों एल्काइल ग्रुप क्या दिखाते थे? प्लस आई इफेक्ट, याद करो। यस सर। yes sir, एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन? इन दोनों के ऑर्डर बताने, क्या इन दोनों के ऑर्डर सेम है या डिफरेंट? अब ये आप तभी बता सकते हो जब आपको पहले पता हो अल्फा कार्बन कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, दिस इज द अल्फा कार्बन, ये वो अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। सबसे ज्यादा प्लस आई कौन दिखाएगा? पहले ये बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, प्लस आई। बच्चों टेल मी, सबसे ज्यादा प्लस आई कौन दिखाएगा? the first one A, ए बी सी डी। the A, बच्चों देखो बड़ा सिंपल है, प्लस आई कहता है भाई अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, दे शो प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? यस और नो एवरीवन टेल मी? अरे यार बोलो ना बच्चों। yes sir, Yes, sir. क्लियर? हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, जितने बल्कि एल्काइल ग्रुप होंगे, प्लस आई उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ये डोनेटिंग है, डोनेटिंग है, डोनेटिंग है। ऐसे 3 डोनेटिंग है, 2 ही है, यहाँ 1 है। क्लियर? और यहाँ तो 1 भी नहीं है, तो मिथाइल ही हो गया। क्लियर एवरीवन टेल मी? Yes, sir. ठीक yes है, sir, तो सबसे ज्यादा प्लस आई ए दिखाएगा, फिर बी दिखाएगा, फिर सी दिखाएगा, फिर डी दिखाएगा। यस और नो एवरीवन? yes sir, अब सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन दिखाएगा?
तो ये कैसे पता लगा कि मिडिल वाला अल्फा कार्बन है? ये मैंने मेंशन करा है बच्चे। मान लो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, उसके साथ एक कार्बन अटैच है, तो ये अल्फा कार्बन होता है। ओके, तो गिवन है मतलब। हाँ, वो ऐसे कहेंगे ना, when this system is attached to a double bonded system which will show greater plus I and which will show greater hyperconjugation, arrange them in decreasing order of hyperconjugation or arrange them in increasing order of plus I effect. Clear? When it is attached to a conjugated system. Conjugated system मतलब ये डबल बॉन्डेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यही कार्बन है जो जुड़ा हो सकता है, यही कार्बन है जो जुड़ा हो सकता है, यही कार्बन है, यही कार्बन जो जुड़े हो सकते हैं किसी डबल बॉन्ड से। यस और नो बच्चों, टेल मी। यस Yes, sir. ठीक है, अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0, इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 3। सबसे ज्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन कौन दिखाएगा यार? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। D. डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। यस और नो? अरे यार, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन देखने होते हैं, तुम तो ऐसे सुस्त पड़ जा रहे हो, पता नहीं सांप सूंघे जैसे। क्या हो गया बच्चों? यू हैव टू कंसीडर अल्फा हाइड्रोजन। यस और ए नो? बी सी डी नहीं होगा? क्यों बच्चे, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए ना। ओ यस यस। If I'm saying that this carbon is alpha carbon, तो इसके पास जो हाइड्रोजन होगा that is the alpha hydrogen. Yes or no everyone? Yes, sir. Yeah, this is alpha carbon. इसके पास जो हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इनके पास जो हाइड्रोजन है that is alpha hydrogen. क्लियर? तो सबसे ज्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन कौन दिखाएगा बच्चों? डी, सी, बी, ए। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब यहां से एक रिलेशन दिख रहा है, जब प्लस आई बढ़ता है, जब प्लस आई बढ़ता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन घटता है। यस और नो? Yes, sir. Inverse relation. समझ में आ गया बच्चों सबको? यानी यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज 1 बाय ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यस और नो? Yes, sir. अरे बोलो ना, जहां प्लस आई ज्यादा होगा वहां हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा। टेल मी एवरीवन। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म होता है। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब समझ में आ गया क्रिश, या लिखूं उसे भी, जो आप बोल रहे थे उसे लिखने की जरूरत है या क्लियर है? नहीं ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है, हाँ, क्योंकि कुछ नहीं करना, आपको बस डबल बॉन्डेड सिस्टम को ढूंढना है। सबको क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन में बोला होगा if these groups are attached to a conjugated system, or if these groups are attached to any double bond or triple bond, then what is the order of plus I? क्लियर? और ऐसे ही पूछ सकते हैं which species is more stable, तो आपको तो डबल बॉन्ड सिस्टम दिख जाए तो सीधा बताना भाई जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है दैट इज मोर स्टेबल। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, सब कर लें तो जल्दी से बताएं बच्चों, आगे बढ़ेंगे फिर। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, Yes, sir. Taken. Yes, sir, done. डन। ठीक है, तो भूलना नहीं है। सबको समझ में आ गया H+ क्यों अट्रैक्टेड रहता है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. why we call it as no bond resonance? क्योंकि H+ अट्रैक्टेड है, कोई बॉन्ड नहीं। why we call it as sigma pi conjugation? क्योंकि अभी तक रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड टूटता है। In this case, we are breaking sigma as well as pi to form a pi bond. That's why we are calling it as sigma pi conjugation. Clear everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है बच्चों, रेजोनेंस और भी इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर ध्यान से देखना। लिखो बच्चों, रेजोनेंस और मीजोमरिक इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस और मीजोमरिक इफेक्ट। ठीक है, पहले इसकी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, in this effect, flow of electrons take place
from one part of the conjugated system to other, creating centers of low and high electron density. Is known as resonance or mesomeric effect. Resonance or mesomeric effect. ठीक है बच्चों? In this effect, flow of electron take place from one part of the conjugated system. Conjugated system मतलब बच्चों multiple bond system, यानी double bond और triple bonded system. Clear everyone? कहीं लिखना चाहो तो लिख लो. Conjugated system means multiple bond system. ठीक है? यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है. ठीक है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? या फिर आप लिखना चाहो तो फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हो, बट जरूरी नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. ठीक है? क्रिएटिंग सेंटर्स of low and high electron density, creating centers of low and high electron density. Everyone tell me, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब इसमें रेजोनेंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो कितने टाइप के रेजोनेंस होते हैं? 5 टाइप के रेजोनेंस की हम बात कर सकते हैं. तो 5 अलग अलग तरह के रेजोनेंस होते हैं. ठीक है? और रेजोनेंस इफेक्ट की अगर बात करें तो 2 तरह के रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं. पहले इनको मैं बता रहा हूँ, फिर टाइप ऑफ रेजोनेंस को समझेंगे. अब इसी में आप ध्यान से देखना बच्चों. पहला आता है प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट. Those groups which donate electron for resonance they show plus R or plus M effect. Those group which donate electrons for resonance they show plus R or plus M effect. अब एक्चुअली एनसीईआरटी में ना बच्चों इसका सिर्फ एग्जांपल दे रहा है. ठीक है? तो मैं अब इसका एक ऑर्डर लिख रहा हूँ. एक सेकंड इसमें जरा इसका एक ऑर्डर बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप एग्जांपल तो इंपॉर्टेंट है ही, ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? तो इसका ऑर्डर लिख लो, क्योंकि इससे आपको ना 12th क्लास में भी बहुत हेल्प मिलेगी. एनसीईआरटी में सिर्फ एग्जांपल है, मतलब बाकी रेफरेंस बुक में भी सिर्फ एग्जांपल है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट इज ऑर्डर. किसका प्लस आर प्लस एम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? ठीक है? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है O माइनस, देन NH2, देन NHR. NH2 क्या होता है बच्चों? NH2 क्या होता है बच्चों? शाबाश. अरे NH2 क्या होता है ये नहीं पता? अमाइंस. नहीं, अमाइन. ये अमाइन है. ये क्या है? NHR. तो वो भी अमाइन है. वो भी अमाइन है. और NR2 वो भी सर वो भी ये अमाइन है. वो अमाइन के अलग अलग टाइप्स है ना, 1 डिग्री 2 ये डिग्री. सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी ऐसे. ये भूलना नहीं है बच्चों. और ये मैंने बहुत सारी बुक्स में से ढूंढने के बाद ये एक ऐसी बुक मिली है जिसके अंदर मैक्सिमम एग्जांपल्स हैं ऑफ प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट. ठीक है? बहुत सारी रेफरेंस बुक्स को मैंने ढूंढा है, तब जाके मुझे एग्जांपल मिला, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ आपको. ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. क्लियर? मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये ऑर्डर जो है बुक में ना सिर्फ एग्जांपल बता रखा है, ऑर्डर नहीं बता रखा. तो मैंने आपको ऑर्डर बताया, उसके अंदर मैक्सिमम एग्जांपल्स का बताया. ठीक है? क्लियर बच्चों? अब समझते हैं. चलो स्टार्ट करें. बहुत सिंपल है. रेजोनेंस में क्या करना होता है बताओ? पाई बॉन्ड तोड़ना है, पाई बॉन्ड बनाना है. क्लियर? यस सर. ठीक है? अब कितने टाइप ऑफ रेजोनेंस होते हैं यहाँ पे लिख देता हूं. पहला होता है पाई सिग्मा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज. दूसरा होता है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज. तीसरा होता है पाई सिग्मा पाई. चौथा होता है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल. पांचवा होता है बच्चों पाई सिग्मा वेकेंट डी ऑर्बिटल. वेकेंट पी और डी ऑर्बिटल कुछ भी लिख सकते हो, वेकेंट ऑर्बिटल लिखो. इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं. समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेशन में क्या होता है? पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा वेकेंट डी ऑर्बिटल. अब जैसे यहां देखो पाई दिख रहा है बच्चों?
Yes, sir. सिग्मा, और ये क्या है, लोन पेयर, यस और नो? यस सर। Yes. ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला केस हो गया, पाई सिग्मा लोन पेयर। एवरीवन टेल मी। Yes, sir. इतना टाइम Yes, नहीं है, sir. इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताइए यस और नो। एक स्पीशीज देखिए, बस ये पूछ रहा हूँ क्या है, यहाँ पे पाई दिख रहा है, यहाँ सिग्मा दिख रहा है, यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है। टेल मी एवरीवन। यस सर। Yes, ठीक है, sir. Yes, पाई sir. बॉन्ड कहाँ पर है, C1 और C2 के बीच में। अब पाई कहाँ बन सकता है, C और Cl के बीच में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। Yes, sir. अगर CCl के बीच में पाई बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनेगा, अब इसको आपको ध्यान से देखना है। ये जो Cl लगा है, ये डोनेटिंग होता है, ये रेजोनेंस के इलेक्ट्रॉन दे सकता है या रेजोनेंस के इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्योंकि ये रिच है, कैसे पता, क्योंकि उसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब वो क्या है, रिच है बच्चों। यस और नो? Yes, sir. क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन Yes. दे सकता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है यानी ये रिच है, तो ये कैसा होना चाहिए, डेफिशिएंट होना चाहिए। बच्चों एग्री करते हैं सारे? Yes, sir. Yes, sir. मुझे पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करना है, अभी C1 C2 के बीच में, मुझे CCl के बीच में बनाना है, दैट्स इट। इतना सिंपल सा चीज है। मुझे पाई बॉन्ड को घुमाना है और मुझे देखना है उसके साथ जो स्पीशीज लगी है वो क्या काम करेगी, वो देने का काम करेगी इलेक्ट्रॉन या लेने का काम करेगी, यानी वो रिच है या डेफिशिएंट है, वो अमीर है या गरीब है, बस ये देखना है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ये जो Yes, स्पीशीज है sir. इसके पास लोन पेयर है, दैट मींस इट इज रिच। तो ये कैसा होना चाहिए, डेफिशिएंट। अब क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाना है तो ये पाई तोड़ना पड़ेगा, यस और नो? क्योंकि तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। एवरीवन टेल मी। Yes, sir. Yes, तो sir. ये पाई तोड़ा, इलेक्ट्रॉन C1 को दिए, इसे डेफिशिएंट बनाया, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पाई बनाया। ध्यान से देखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए नेगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव, बट 2 इलेक्ट्रॉन Cl ने दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन Cl ने दे दिए, तो डबल बॉन्ड बन गया। एवरीवन टेल मी। Yes, sir. Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो डबल बॉन्ड बन गया, Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, डबल बॉन्ड तो बन गया, बट Cl ने कितने एक्स्ट्रा दिए हैं, अरे एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देता ही ना, उसने एक ही तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो उसकी वजह से उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने सारे बच्चे, इजी है बच्चों, इजी है, आराम से देखो। C1 C2 में पाई है, एवरीवन टेल मी। एग्री करते हैं सारे बच्चे, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. C2 Yes, के साथ sir. Cl अटैच्ड है, कैसा ग्रुप है, रिच है, डेफिशिएंट है, कैसे पता चलेगा, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज मतलब रिच है, Yes, sir. Rich है. लोन पेयर है तो रिच है, रिच है तो इसके साथ वाला कैसा होना चाहिए, डेफिशिएंट, Four. डेफिशिएंट। है ना? मुझे यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड बनाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको डेफिशिएंट करना पड़ेगा, क्योंकि Cl तो रिच है। अब इस कार्बन के ऑलरेडी 5 बॉन्ड हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बनाता हूँ तो एक बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है मुझे तोड़ना पड़ेगा, पाई टूटेगा पाई बनेगा। रेजोनेंस में आपको बताया क्या होगा, पाई टूटेगा पाई बनेगा, यस और नो? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब इसको अगर डेफिशिएंट करना है तो इन दोनों का पाई बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन C1 को दे दिए, C1 को इलेक्ट्रॉन दोगे नेगेटिव हो जाएगा, C2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब C2 तो पॉजिटिव है, बट क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बना दे रहा है, तो C2 का पॉजिटिव चार्ज तो हट गया, क्यों, क्योंकि उसे तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, जो बॉन्ड टूटा था यहाँ पे वो बॉन्ड यहाँ बन गया, यस और नो? Yes, sir. ये बॉन्ड जो Yes, यहाँ sir. टूटा था वो यहाँ बन गया, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, इसकी वजह से क्लोरीन को क्या फर्क पड़ा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन तो देता बॉन्ड के लिए, बट उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया है। एवरीवन टेल मी। उसने 2 दिए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ने दिए हैं बच्चों, क्योंकि C तो पॉजिटिव था ना। यस सर। इसके Yes, नीचे देख sir. लो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यही हुआ था ना, देखो CH पॉजिटिव हुआ था, अब CH पॉजिटिव के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देने पड़े, Cl को देने पड़े। जब दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ने दिए, एक एक्स्ट्रा दिया, तो क्या हुआ, तो CH तो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि उसे तो इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए, यहाँ का पाई टूटा था, यहाँ पाई बन गया, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले, नेगेटिव हो गया, इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इसको पॉजिटिव आ गया, यस और नो बच्चों? यस सर। Yes. क्योंकि इस ग्रुप ने रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसे हम कहते हैं प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है? अरे Yes, यार, sir. जो ग्रुप लगा Yes, हुआ है sir. उसको देखो, वो कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है लेने वाला है, तो अभी जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो सारे ही देने वाले हैं, प्लस आर प्लस एम इफेक्ट। इन सब में क्या देखा जाएगा कि रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है नहीं दे सकता। क्लियर एवरीवन टेल मी। Yes, sir. Yes, एक sir. और केस करना चाहते हैं? Yes, sir. एक करा दो. Yes, sir. आप करो ना, फिर मैं कराता हूँ।
चलो मैं ही करा देता हूँ, देखो क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा। बच्चों ये पाई है, सिग्मा है, फिर क्या है, फिर सिग्मा है। क्या पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा का कोई केस है? आप सारे केसेस देख लो। नहीं है सर, पाई सिग्मा नो फिट सर। है। तो यहाँ पे रेजोनेंस का सवाल नहीं उठता। यस और नो? यस सर। Yes, यस sir. सर। सर यस और नो एवरीवन? यार वॉइस नहीं आ रही आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, खत्म इसकी कहानी। यहाँ आ जाओ, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये केस है। यस सर, फर्स्ट केस। तो यहाँ पे इसके अब है ना, तो ओ क्या है, रिच है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर है। अब ये रिच है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डेफिनेशन करना पड़ेगा। टेल मी एवरीवन, वॉइस नहीं आ रही। यस सर। यस सर। ये बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन C1 को दिए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पाई बॉन्ड बनाया। ये हो गया नेगेटिव, ओ के साथ बन गया पाई बॉन्ड, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ओ ने दिए, ओ पे आ गया पॉजिटिव। टेल मी एवरीवन, यस और नो? टाइम नहीं है बच्चों, जल्दी। यस सर। यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ये केस ध्यान रखना, है ना? सर डन। डन। डन सर। इस मामले में तो माहिर हो वैसे आप लोग। करूं आगे करूं? यस सर। Yes, sir. कोई Yes, ऐसा sir. इंडिया स्क्रीनशॉट तो ले लो बच्चों जल्दी। चलो अब बेटा नजर ना बिल्कुल गड़ा के रखना, ठीक है? नजर बिल्कुल गड़ा के रखेंगे बच्चों सब बोर्ड पे। क्यों बोल रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा जब बोर्ड पे स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। बेंजीन की ना नेमिंग हमने नहीं करी, ठीक है? वैसे वो हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है पूरा एरोमेटिक कंपाउंड, बट कई बार मैंने देखा ऑर्गेनिक में भी उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ध्यान से देखो मैं आपको बताता हूँ। बेंजीन की अगर मैं बात करूं बच्चों, फॉर्मूला होता है C6H6। सारे बच्चे एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन में कार्बन की हाइड्रोजन होती है sp2। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। किन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं? वो कंपाउंड्स बच्चों जो एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। एरोमेटिसिटी की क्या कंडीशन होती है? प्लेनैरिटी। प्लेनैरिटी मतलब हर कार्बन या तो डबल बॉन्डेड हो या ट्रिपल बॉन्डेड हो, बट सिंगल बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है? जिस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, जिसे सिंपल वर्ड्स में याद रखो, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है, वो सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक। थर्ड इट शुड फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा एक चीज मैं भूल गया बच्चों, सबसे ऊपर साइक्लिक लिखना है। ये एनसीईआरटी में ये तीन ही मेंशन है, ऐसे याद रखो। साइक्लिक तो आपको वैसे समझ में आती है, ये तीन ही लिखो। हक्कल्स रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो डिलीटेड है। मुझे नहीं पता बच्चे, किसने बोला आपको ये? सर मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला था। ये डिलीटेड है, ये नहीं बोला होगा मैंने डिलीटेड। मैंने बच्चे बोला था इसके बाद जो नहीं प्यूरिफिकेशन है सर, मैं हक्कन्स रूल बोल रहा हूँ बस। हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल तो कुछ है ही नहीं। हक्कल्स रूल में तो एक छोटा सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। हक्कल्स रूल का टॉपिक थोड़ी है। अभी देखो, अभी समझ में आ जाएगा यार, मतलब सेकंड्स का गेम है। बेंजीन में कार्बन की हाइड्रोजन होती है sp2, एरोमेटिक कंपाउंड है, फॉर्मूला है C6H6। एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं जी? प्लेनर होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए और हक्कल्स रूल फॉलो करना। क्या सारे बच्चों को पता है बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये होता है? यस सर। यस सर। क्या सारे बच्चों को पता है बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है? नो सर। नहीं पता? देख लो, इन दोनों में से कौन सा बेंजीन है? दोनों ही है। दोनों ही है। यहाँ पे पाई बॉन्ड कहां पे है जरा देखना और मुझे बताना आराम से। यहाँ पे पाई बॉन्ड C1 C2 के बीच में है, C3 C4 के बीच में है, C5 C6 के बीच में है। यस और नो एवरीवन? वहां पे C1 C6।
यहाँ पे C1 C6 के बीच में, C2 C3 के बीच में, और C4 C5 के बीच में। Yes or no? Tell me everyone. Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes or no बच्चों? Tell me. Yes, पाई बॉन्ड की sir. पोजीशन फिक्स है क्या? Yes, पाई बॉन्ड sir. की फिक्स है क्या? हमेशा पाई बॉन्ड C1 C2 में ही बनेगा? नहीं जी, C1 C6 में ही बन सकता है। क्या हमेशा पाई बॉन्ड C3 C4 में ही बनेगा? नहीं जी, C2 C3 में ही बन सकता है। क्या हमेशा पाई बॉन्ड C5 C6 में बनेगा? नहीं जी, C4 C5 में ही बन सकता है। टेल मी एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? और इसीलिए जब बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड याद है बच्चों? हाइब्रिड किसे कहते थे केमिकल Yes, sir. बॉन्डिंग में? यस जो सर फाइनल याद है। स्ट्रक्चर निकल के आता है उसको हाइब्रिड कहते हैं। जो फाइनल स्ट्रक्चर निकल के आता था उसे हाइब्रिड कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर सर्कल बनाता है। आपने बहुत सारे कंपाउंड्स में देखा होगा बेंजीन में सर्कल बनाया जाता है, क्योंकि बेंजीन का ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है बच्चों जो डबल बॉन्डेड हो ही ना। बेंजीन के सारे कार्बन डबल बॉन्डेड है। मुझे बताओ कौन सा कार्बन है जो डबल बॉन्डेड नहीं है? क्या इसने डबल बॉन्ड बना रखा है C1 में? यस सर। क्या C2 ने बनाया हुआ है? यस सर, सब नहीं बनाया हुआ है। सबने बनाया हुआ है, मतलब सारे कार्बन sp2 हैं। एवरीवन टेल मी। यस सर। Yes, sir. बच्चों क्या रेजोनेंस हो रहा है? सामने तो बनाया रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes. sir. हो रहा क्या हक्कल्स रूल फॉलो हो रहा है? कैसे पता चलेगा? कितनी रिंग है? एक रिंग है। n की वैल्यू 1 रख दो। 4 + 2 कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। टेल मी एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. बताओ कितने पाई बॉन्ड है? 3, 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6. 6। टेल मी एवरीवन। यस और यस नो? सर। यस सर। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है बताओ? क्या तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है? Yes, sir. Yes, सारे sir. कार्बन डबल बॉन्डेड है Yes, ना? sir. रेजोनेंस हो रहा है? ये Yes, दोनों sir. रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। क्या हक्कल्स रूल फॉलो हो रहा है? कैसे पता चलेगा? रिंग देखो कितनी है। रिंग है 1, एक ही रिंग है तो n की वैल्यू 1 रख दी। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर रिंग कौन सी है? सोचिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है इसी को रिंग कह रहे हैं। ये एक रिंग है ना, जैसे हेक्सागोनल रिंग दिख रहा है? ओके। यस सर। क्लियर? एवरीवन टेल मी फास्ट। Yes, sir. चलो वेरी गुड, आगे देखो ध्यान से। तो बेंजीन का रेजोनेंस सबको समझ में आ गया। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, बट पहले रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 ऐसा कुछ नहीं है, वैसे कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे। C4 C5 C6 कार्बन sp2 है। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है बच्चों। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन। वॉइस नहीं आ रही है? यस और नो? C6 H6 अभी तो हुआ ना बच्चों? Yes, बोलो sir. ना यस और नो। हर कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं बच्चों। टेल मी, देखो ध्यान से। यस सर, 3 बने हुए हैं। हर कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, आप देख लीजिए आराम से। और ये तीनों ही सिंगल बॉन्ड है अभी। एवरीवन टेल मी। वॉइस नहीं आ Yes, रही है sir. आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, हर कार्बन के 3 बॉन्ड है और हर कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है। कार्बन की हाइब्रिडेशन जब sp2 होती थी तो एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बचता था, याद है आपको? यस सर। कार्बन की हाइब्रिडेशन होनी क्या चाहिए? होनी sp3 चाहिए। sp2 है मतलब एक p ऑर्बिटल खाली बच गया। याद आ रहा है? यस सर, याद है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती थी 1s2 2s1 एक्साइटेड स्टेट, 2px1 2py1 2pz1। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूं तो होनी चाहिए sp3, बट sp2 है क्योंकि एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो एक पाई बॉन्ड बन रहा है तो एक p हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। याद आया नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. तो वो p जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको मैंने अलग से दिखाया हुआ है। सब जगह दिख रहा है बच्चों? अलग से दिखाया हुआ है। Yes, sir. मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये रेजोनेंस हुआ कैसे। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखो बच्चों, हर कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखे थे। हर कार्बन के पास एक p बचा हुआ है जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है। यस और नो? Yes, sir. इन दोनों p में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, पाई बन गया। किसमें बन गया? C1 C2 में। यस और नो? Yes, sir. क्या C2 C3 में पाई बन सकता है? No, sir. No, sir. क्या पाई कहाँ बनेगा? C3 C4 में। Yes, sir. यार अगर C1 C2 में पाई बन गया तो अगला पाई कहाँ बनेगा बच्चों? C3 C4. C3, C4. C4। अगर C3 C4 में पाई बन गया तो अगला पाई कहाँ बनेगा बच्चों? C5, C6. C5 C6। टेल मी एवरीवन, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब अगर C1 C6 में पाई बन गया
तो क्या C5 C6 में बन सकता है? नहीं, क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। सिंपल है यार। इसके अगर पाई बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि इस कार्बन के 5 हो जाएंगे। तो अगला पाई C5 C4, यस और नो? जी सर। यहाँ अगला पाई C2 C3, बताओ कहाँ कहाँ पे पाई बने हैं? यहाँ बना है C1 C2 में, यहाँ बना है C3 C4 में, C5 C6 में। यहाँ कहाँ बना है? C1 C6 में, C2 C3 में, C4 C5 में। पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है नहीं हो रही? Yes, sir. Yes, यस sir. सर, बच्चों अगर हो रही है इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस है या नहीं है बच्चों? टेल मी। यस Yes, है, sir. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर आ गया। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप करते हैं रेजोनेंस शुरू। अभी तो कुछ करा ही नहीं, ये मैंने भी समझाया आपको सब कुछ, ठीक है? अभी तो कुछ नहीं करा, आप शुरू करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। चलो अब देखना बच्चों ध्यान से, बिल्कुल अभी तक जो समझाया वो सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हमने समझा बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेंजीन में कार्बन की एवरेज sp2 होती है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कैसे? क्योंकि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है। अब सवाल उठता है कि रेजोनेंस कैसे होगा, तो हमें देखना है बस सिंपल जो अपना केस है वही लगाना है, कुछ नहीं करना। बिल्कुल सिंपल केस। बेंजीन में रेजोनेंस तो बड़े आराम से होता है, और एक बार बेंजीन का रेजोनेंस आ गया तो इससे आसान कोई चीज नहीं है। यहाँ पे OH है बच्चों, और O पे लोन पेयर होता है, तो ये पाई सिग्मा लोन पेयर। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था पाई सिग्मा लोन पेयर, हो सकता है? Yes, sir. हो सकता है ना? पाई सिग्मा लोन पेयर में रेजोनेंस हो सकता है, यस और नो? Yes, sir. C1 C2 C3 C4 C5 C6 दिख रहा है सबको या और बड़ा करूं? सब visible है. मैं अभी रेजोनेंस बनाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इससे थोड़ा बड़ा। बच्चों मैंने कंपाउंड बनाया है, इस कंपाउंड को कहते हैं फिनॉल। बेंजीन के साथ जब OH अटैच होता है ना तो इसे फिनॉल कहते हैं। ये समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे बच्चों। पाई सिग्मा लोन पेयर है नहीं है? Sir है. यस है? सर, यानी यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। O कैसा है? रिच है डेफिशिएंट है? रिच, Sir, रिच। rich है. अगर O रिच है और ये C1 है बच्चों, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है, तो ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पे पाई बॉन्ड अभी नहीं है? C1 C2 में है, यानी ये भी डबल बॉन्डेड है, ये भी डबल बॉन्डेड है, ये भी डबल बॉन्डेड है, बट O और C के बीच में पाई नहीं है, यस और नो? Yes, sir. यस सर, सारे बच्चे एग्री करते हैं O और C के बीच में पाई नहीं है? यस Yes. सर, यस सर। तो अगर मैं O और C के बीच में पाई बनाने जाऊंगा तो मुझे ये C1 का पाई तोड़ना पड़ेगा, यस और नो? ये तो इसका C1 के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। काउंट करो 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पाई बना देता हूँ उसके इलेक्ट्रॉन लेकर तो ये 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अब क्योंकि O रिच है तो C1 कैसा होना चाहिए? डेफिशिएंट या रिच? बस इतना बता दो। Deficient. डेफिशिएंट। सारे बच्चे नहीं करते हैं। अगर O रिच है तो C1 कैसा होना चाहिए? डेफिशिएंट। Deficient. डेफिशिएंट। तो मुझे C1 C2 का पाई तोड़ना है, इलेक्ट्रॉन किसको दे दूंगा? C2 को। क्यों? तभी तो C1 डेफिशिएंट होगा। पाई क्यों तोड़ा? इसके लिए क्योंकि कार्बन के लिए तो 5 बॉन्ड हो जाते हैं, C1 के 5 हो जाते हैं। C1 के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। अगर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाऊंगा, ऑक्सीजन और C1 के बीच में पाई बॉन्ड बनाऊंगा, तो C1 के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो C1 C2 का पाई तोड़ना पड़ेगा। सवाल उठता है इलेक्ट्रॉन किसको दें, C1 को या C2 को? तो आप देख लो O कैसा है, यानी जो उससे लगा हुआ ग्रुप है वो कैसा है? रिच है डेफिशिएंट? रिच है। Rich. तो रिच है तो C1 कैसा होना चाहिए? डेफिशिएंट। यस और नो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल। मैंने ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, पाई बॉन्ड बना दिया। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो बच्चों का। दोनों इलेक्ट्रॉन O ने दिए, O पे आ गया पॉजिटिव, एक लोन पेयर एज इट इज। यहां बन गया डबल बॉन्ड C1 के साथ, C1 के साथ क्या बन गया बच्चों? डबल बॉन्ड, और C2 पे आ गया नेगेटिव। सारे बच्चे एग्री करते हैं C2 पे नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो C2 को दिया ना आपने। यस सर, अब Yes, अगर sir. C2 नेगेटिव है और C2 और C3 में पाई बनाना है तो C3 कैसा होना चाहिए? Sir, positive. पॉजिटिव। बट भाई को C3 C4 का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो C3 के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। मैं इनका एक एक बॉन्ड H के साथ दिया, नहीं इनका एक एक बॉन्ड H के साथ दिया बच्चों, Yes, sir. कार्बन का एक एक बॉन्ड H के साथ भी है। सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है।
तो इसे भूलना नहीं है। अब देखो C2 नेगेटिव है, मैं C2 C3 में पाई बनाना चाहता हूँ, तो मुझे C3 C4 का पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन C4 को देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि C2 नेगेटिव है तो C3 पॉजिटिव होना चाहिए। टेल मी एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. तो C2 से इलेक्ट्रॉन लिए, C2 C3 में पाई बॉन्ड बनाया और C3 C4 का पाई तोड़ के इलेक्ट्रॉन C4 को दे दिया। सेकंड स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। सर अब वो बस ऐसे रिवॉल्व करते रहेगा? बस अब घुमाना है इसे, यही तो मजा है इसका। कुछ भी नहीं करना होता, एक बार समझ में आ गया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पाई बन गया, यहाँ नेगेटिव आ गया C4 पे, बाकी के पाई बॉन्ड एज इट इज बना दो। जो एरो है ना उसमें चेंज आएगा, जहां जहां एरो बनाओगे ना उसमें चेंज आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एरो कैसे बनाना है। अब बच्चों C1 C2 C3 C4 C5 C6, आप मुझे बताओ C4 नेगेटिव है, C5 कैसा होना चाहिए? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये कैसे होगा? C5 C6 का पाई बॉन्ड तोड़ो, इलेक्ट्रॉन C6 को दे दो और C4 के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पाई बॉन्ड बना लो। टेल मी एवरीवन, यस और नो? यस सर। बस यही तो बट करना ये है एमसीक्यू में कैसे आएगा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बच्चे। 12th में तो आएगा यार, सब कुछ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी पढ़ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं 5 स्ट्रक्चर देखिए, विच ऑफ द स्ट्रक्चर्स इनकरेक्ट, यस सर। है ना बच्चे? और सब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मत करो, बिकॉज कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ना बच्चे। क्लियर? Yes, sir. चेंज आ रहा है, बाकी कहीं तो थोड़ी चेंज आ रहा है, जहाँ पे जो जैसा स्ट्रक्चर है वो वैसा ही है। C5 अब C6 नेगेटिव है तो C1 को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। यस और नो? Yes, sir. तो क्या करें, क्या करें बच्चों? C1 और तो- 2 का बॉन्ड ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को दे दो, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस और नो? अब तो ओरिजिनल बन जाएगा। देखो ओरिजिनल बन रहा है या ओरिजिनल नहीं बन रहा है, आप देखो। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ दोबारा पाई बन गया C6 C1 में। आपने O और C का बॉन्ड तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन वापस O को दे दिया, वो न्यूट्रल हो गया। क्या फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर सेम है? Yes, sir. नहीं, डिफरेंट है। पक्का? No, sir, different है। पक्का डिफरेंट है? पक्का। पक्का डिफरेंट है? यस सर। Yes, sir, different है। या सेम? सर डिफरेंट है। सेम है। सेम है सर। सर कैसे पाई बॉन्ड डिफरेंट है अलग अलग जगह पे? पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है ना, कंपाउंड थोड़ी बदल गया। हाँ मैंने सर, आपसे- वो तो सर हर केस में सेम नहीं है एक तरह से। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले और आखिरी स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? दोनों ही फिनॉल है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, तो क्या चेंज हुआ? कुछ भी समझ में नहीं, आ गया क्या चेंज हुआ है? खाली पोजीशन। पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। यस और नो एवरीवन? यस सर। मुझे वॉइस नहीं आ रही। Yes, sir. पक्का? क्या चेंज? हाँ समझ गया सर। समझ गए? जी सर। अभी समझ में आ जाएगा सब चीज। जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, कैसे बनाना है, समझ में आ गया? Yes, sir. सर बस पाई बॉन्ड को घुमाते जाना है ना। हाँ बस छोटा सा काम है, घुमाते घुमाते ना चार्ट का ध्यान रखना है। ठीक है? जी सर। ठीक है बच्चों, बस आपने अगर ये कर लिया ना तो -R में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ज्यादा चेंजेस नहीं है। बट अभी करो इसको जल्दी से, फिर -R -M भी करा। क्लियर? बेंजीन टेढ़े बने जा रहे हैं आज तो। चलो कोई नहीं, करो 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 करो। दिख गया बच्चों स्ट्रक्चर? दिख गया? करोगे ट्राई सारे? Yes, sir. करिए करिए, बहुत इजी है बच्चों। यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, तो पहले देख लो पाई सिग्मा लोन पेयर। रेजोनेंस हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हो सकता है ना, कर दो फिर। एक और दे दो इसके साथ क्वेश्चन। अरे करो करो, टेंशन क्यों लेते हो कि? इसका भी बनाना। ठीक है बच्चों, तो जल्दी तो नहीं है ना किसी को? एक -R करना है बस, खत्म है बच्चों। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स स्टेबिलिटी के बताऊंगा बस। क्रिश कितने बजे क्लास है आपकी? वो बात हो गई थी ना आपकी, थोड़ा एक्सटेंड करने के बोला था मैंने। क्रिश सर मेरी तो अभी शुरू होने वाली है, मैं जाने ही वाला हूँ। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा इस पार्ट की। मतलब आपको बस ये रेफरेंस बना लो, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो उसके बाद कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है? ठीक है सर। बाकी बच्चे क्लास में रहेंगे क्योंकि उनकी कुछ और कोई और क्लास है।
ठीक है, बाकी बच्चे रुकेंगे क्योंकि माइनस आर के बाद मैं रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के 3-4 पॉइंट्स दिखाऊंगा बस। माइनस आर में कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो लेगा। 5 मिनट ले लो बच्चे।
Done, sir. डन है बच्चों? Yes, sir. सबका हो गया? Yes, sir, done. चेक करो आंसर। सारे बच्चे आंसर चेक करेंगे। चेक करिए, यही है? Yes, sir. समझ में आ गया क्या करना होता है? Yes, sir. आपको अगर एक स्ट्रक्चर आ गया ना बच्चों डोनेटिंग ग्रुप का, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसका ध्यान रखना है जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो नेगेटिव है, न्यूट्रल है, डेफिशिएंट है। मतलब अभी जो स्पीशीज थी वो न्यूट्रल थी, इसीलिए इस पे पॉजिटिव आया। अब अगर कोई नेगेटिव होता, जैसे मान लो वो नेगेटिव है तो ये भी रिच, तो मैंने आपसे बोला था पाई सिग्मा नेगेटिव या लोन पेयर। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? रेजोनेंस तो वैसा ही होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, बट वो अब न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो सुनो बच्चों, तो ये न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? नहीं आया समझ में? ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, है ना? Yes, sir. न्यूट्रल से आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो उस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। टेल मी यार। Yes, sir. अगर नेगेटिव है उससे मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव Neutral के पास आएगा. तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है ना। आप Cl माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो क्या बचता है? Cl प्लस Cl. या Cl? अरे तो Cl बचता है. Cl माइनस है बच्चों, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं माइनस इलेक्ट्रॉन तो क्या बचेगा? Cl. है ना? नो Yes, sir. वो नेगेटिव होगा, आपको इसका ध्यान रखना है। न्यूट्रल है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सारे बच्चों को Yes, क्लियर sir. हुआ? बाकी रेजोनेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, रेजोनेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ग्रुप डोनेटिंग है वो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा डोनेटिंग है? भाई लोन पेयर है तो भी रिच है, नेगेटिव चार्ज है तो भी रिच है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अच्छा OCS3 करा सबने? अब ये हटा दूं मिटा दूं बच्चों? स्क्रीनशॉट लेना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. चलो देखो आगे, देखो फिर अगला है OCS3। OCS3 में क्या होगा? अब समझ में आ गया नहीं आया? आ गया, sir. क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है। OCS3 O के पास दो लोन पेयर थे, कुछ नहीं होना जी। OCS3 क्योंकि न्यूट्रल में से आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो पॉजिटिव, और एक लोन पेयर ऐसे। टेल मी एवरीवन? Yes, sir. ज्यादा दिमाग लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सिंपल केस है, सिंपल रखो। बेंजीन के रेजोनेंस बहुत इजी होते हैं, ठीक है? देख के थोड़ा डिफिकल्ट लगे बट एक बार समझ में आ गया ना होता क्या है, कैसे घुमाना है। क्लियर हुआ है सबको? नहीं हुआ है? अरे बोल तो दो बच्चों, यस और नो। इसमें डबल Yes, sir. बॉन्ड की प्लेसमेंट तो सेम रहती है ना हर स्ट्रक्चर में बेंजीन की केस में. बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस ये देखना है किससे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। न्यूट्रल से लोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव से लोगे तो न्यूट्रल। चलो अब होमवर्क में एक तो ये क्वेश्चन ट्राई करना है, इसका रेजोनेंस बनाना है।
अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, मैं प्लस आर का एग्जांपल बताऊंगा। और एक ये ट्राई कर, चलो इसको मत करना अभी, इसको मैं अभी माइनस आर वाला बता दूं फिर करना। पहले नो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया सबने? Yes, sir. सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस माइनस आर और माइनस एन इफेक्ट। इसमें कहते हैं दोज ग्रुप which withdraw electron for resonance, which withdraw electrons for resonance, they show minus R और minus M effect। ठीक है, इसका भी वो ऑर्डर लिख लो बच्चों, इसको ऑर्डर है NO2 माइनस, NO2, CN, CHO, COR, ये बॉन्ड है, CHO किसी से बॉन्डेड है, COR, देन एस्टर, एनहाइड्राइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, and last is amides। चाहो तो इसमें और ऐड कर सकते हो कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, चलो अब मैं इसमें से कोई भी एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं एक सिंपल सा केस ले रहा हूँ। आप पहले खुद ही देखो और वहां से याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। बच्चों ये कैसी स्पीशीज है, रिच है डेफिशिएंट है? डिफिशिएंट। पाई सिग्मा पॉजिटिव, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? चेक करिए। अच्छा लिखा ही नहीं आपने, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस हो सकता है, यस और नो? यस सर। पाई सिग्मा पॉजिटिव में रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये डेफिशिएंट है तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिच। यहाँ पे पाई बनाना है ना आपको बच्चों, यहाँ पे पाई बनाना है इल्मी बच्चों। यस सर। Yes, sir. ये बॉन्ड तोड़ूंगा, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दूंगा, CH2 क्या हो गया? नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी पॉजिटिव, पॉजिटिव। यस और नो बच्चों? यस सर। यस ठीक है, क्योंकि बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन CH को मिले, CH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव, इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन CH ने लिए तो CH2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्योंकि इसके साथ जो स्पीशीज है डेफिशिएंट। अब ये डेफिशिएंट स्पीशीज कभी भी रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकती है क्या बच्चों? नो सर। No, sir. डेफिशिएंट तो हमेशा विड्रॉइंग करेगा ना, क्लियर? Yes, sir. यस सर। एग्जांपल, हाँ बच्चे बोलो। सर मैं यस बोल रहा था बस। अच्छा कोई नहीं। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, बट यहाँ पाई नहीं है। मुझे यहाँ पाई बनाना है, बट अगर यहाँ पाई बनाना है तो इस पाई को भी तोड़ना होगा, इसको भी तोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पाई बनाऊंगा नहीं तो दोनों के 5 हो जाएंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है, ये CN है। अब अगर मैं C और N का पाई तोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले जाएगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले गया तो C क्या हो गया? पॉजिटिव। अब अगर ये C पॉजिटिव है तो ये C कैसा होना चाहिए बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर हो रहा है एवरीवन? Yes, sir. मैंने देखा सिस्टम में यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है, मुझे यहाँ पे पाई बनाना है। तो अगर यहाँ पाई बनाऊंगा तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन की, तो मुझे ये पाई भी तोड़ना होगा, ये भी तोड़ना होगा। अब ये दोनों तो कार्बन है, इसमें तो किसी को भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, बट यहाँ कार्बन नाइट्रोजन है, यहाँ अगर पाई तोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले गया तो कार्बन पॉजिटिव। अब अगर कार्बन पॉजिटिव है तो ये कार्बन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। टेल मी एवरीवन। यस सर। अब इस C पे क्या आ गया? पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में पाई बन गया, और N पे क्या आ गया? नेगेटिव। सिंपल है बच्चों, टेल मी। Yes, sir. ये केस है पाई सिग्मा पाई का, पाई सिग्मा पाई का, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, अब जरा बेंजीन का एक केस देखते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे।
बच्चों एक बार ना जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Done, sir. डन, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? Yes, sir. यस सर। अब हम जल्दी से खत्म कर रहे हैं, बस क्लास को एंड कर रहे हैं, खत्म हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा। एक क्लास रख के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, मतलब रिवीजन में क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसके क्वेश्चन से ही हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं। सर आपने वो जो वीडियो भेजी थी जिसमें बेसिक टर्म्स था सर, वो क्या था? वो सारी बेसिक टर्म्स होती है ना, जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, किसे डेफिशिएंट कहते हैं, किसे रिच कहते हैं, कैसे बॉन्ड टूटते हैं, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक। ओके सर। हाँ। चलो बच्चों अब इस केस को देखते हैं। हमने देखा यहाँ पर पाई सिग्मा पाई का केस है, दिख रहा है बच्चों? पाई सिग्मा पाई, ये NO2 ग्रुप है, दिख रहा है? पाई सिग्मा पाई। एवरीवन, Yes, sir. अगर मुझे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पाई बनाना है, यहाँ पे पाई बनाना है, तो ये पाई भी तोड़ना होगा, ये भी तोड़ना होगा। अगर ये पाई तोड़ता हूं तो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा O, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गया तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव। यस और नो बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैंने क्या देखा पहले? पाई सिग्मा पाई। अब यहाँ पे पाई बनाना है तो ये पाई भी तोड़ो, ये पाई भी तोड़ो। ये पाई तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया O नेगेटिव N पॉजिटिव, O नेगेटिव N पॉजिटिव। क्लियर? ये O तो Yes, नेगेटिव sir. हो गया, N पॉजिटिव है। N पॉजिटिव है तो C1 कैसा होना चाहिए? रिच या डेफिशिएंट? C1 रिच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिच। रिच होना चाहिए ना, तो रिच होना चाहिए तो बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन C1 को दो। अब आपने इलेक्ट्रॉन C1 को दिए, देखो बच्चों ध्यान से क्या होगा। N O पे आ गया नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन O ले गया था, ये O एज इट इज। C1 ने N के साथ पाई बॉन्ड बना लिया, C2 हो गया पॉजिटिव। C2 क्या है बच्चों बताओ मुझे? पॉजिटिव। यस और नो? यस सर। C2 क्या हो गया? पॉजिटिव। टेल मी एवरीवन, अगर C2 पॉजिटिव है तो C3 कैसा होना चाहिए? Negative. अब इसका रेजोनेंस आगे खुद ट्राई करोगे? आप लोग करना चाहोगे? Yes, sir. करो करो करो। पहले नेगेटिव घूम रहा था रिंग में, अब पॉजिटिव घूमेगा रिंग में, है ना बच्चों? होगा वही, करो ट्राई। C2 नेगेटिव है, C3 C4 का पाई तोड़ो, इलेक्ट्रॉन C3 को दो, ठीक है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनवा दो। ठीक है, करो जरा ट्राई करो, देखता हूँ आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ। अरे डाल दीजिए। करे बच्चों, हो गया? बच्चों टेल मी, डन एवरीवन? यस। कुछ नहीं करना था यार, आपको बस ये रिंग में घुमाते जाना है इसे। अब C3 नेगेटिव हो गया, C2 पॉजिटिव था तो इसमें पाई बन गया, बाकी के बॉन्ड एज इट इज रहने दीजिए। अब C4 पे क्या आ गया? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। अगर C4 पॉजिटिव है तो C5 कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। Negative. वेरी गुड। तो C5 C6 का बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन C5 को दिए। एवरीवन टेल मी, ये बॉन्ड एज इट इज है, C4 C5 में पाई बन गया, C6 पे आ गया पॉजिटिव। अब अगर C6 पॉजिटिव है तो C1 कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। C1 कैसा होना चाहिए बच्चे? नेगेटिव। तो N और C का बॉन्ड तोड़ो, इलेक्ट्रॉन C1 को दो।
ठीक है, आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन वापस सी को दोगे, ओ के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर दोबारा पाई बना दोगे, फाइनली आप उसी स्ट्रक्चर पे पहुंचो। क्लियर एवरीवन? यस सर। सबको क्लियर हुए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? Yes, sir. अब आप होमवर्क के लिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन दे दूंगा जो आप माइनस आर माइनस एम वाले भी कर सकते हो। बस याद रखना कि प्लस आर प्लस एम में ये सारे एग्जांपल माइनस आर माइनस एम के हैं। इन सब में जब बेंजीन के साथ रेजोनेंस करोगे तो बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब प्लस आर प्लस एम वालों का करोगे तो बेंजीन में नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन देंगे ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये सो नो बच्चों? Yes, sir. अब आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें बता रहा हूं। रेजोनेंस के अंदर कहते हैं मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं आरएस लिखूंगा बच्चे, ठीक है, समझ जाना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी ये सारे स्ट्रक्चर्स ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? मोर नंबर Yes, ऑफ बॉन्ड्स इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। हमसे पूछा जा सकता है इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हमें ऐसे सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आरएस विथ कंप्लीट ऑक्टेट is more stable than RS with incomplete octet. Then neutral RS structure, resonating structures are more stable than charged RS structure. न्यूट्रल स्पीशीज हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज स्पीशीज से, ठीक है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ नेगेटिव चार्ज is on more electronegative atom and positive charge is on less electronegative atom, in RS, in resonating structure, then stability increases. Then stability increases. Then stability increases. इसके नीचे लिखना चाहो तो लिख लो बच्चों, हिंदी में से कहते हैं जैसा नाम, कैसे लिखते हैं जैसा को, जैसा नाम क्या हो गया, हिंदी में आ रही है, वैसा काम। ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। जैसा नाम वैसा काम, इसका मतलब क्या है, क्योंकि लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं एक बार सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहते हैं जिसके ज्यादा बॉन्ड्स है, मान लीजिए आप ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, आपसे पूछ लें कि पहली 3 स्पीशीज देकर, जैसे यहाँ पर अभी तो किसी की हम बात नहीं कर सकते, बट कोई क्वेश्चन है ऐसा हो सकता है, इसमें डिस्कस करूंगा। वैसे 3 स्ट्रक्चर्स मैंने दिए और मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, तो आप एक एक करके देखोगे किसमें ज्यादा बॉन्ड है, वो ज्यादा स्टेबल है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर्स में अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे कोई चार्ज नहीं है, रेजोनेटिंग रेजोनेंस तो हो रहा है बट रेजोनेंस के समय उस स्ट्रक्चर पे अगर कोई चार्ज नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर भी ज्यादा स्टेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजोनेंस करते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर नेगेटिव आ रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, ये सुनो, Yes, sir. इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव आ रहा है और कार्बन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पॉजिटिव आ रहा है।
तो ये स्ट्रक्चर्स जो है ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये क्या फॉलो कर रहे हैं, जैसा नाम वैसा काम। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। क्लियर? तो जब जैसा नाम वैसा काम फॉलो होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। बट अगर इसका उल्टा हो गया, जैसे आपने अभी फिनॉल का स्ट्रक्चर कराया था, जो मैंने पहला स्ट्रक्चर कराया था बेंजीन के साथ जब OH था, याद है बच्चों? Yes, sir. यस हाँ? सर। उसमें आपने क्या देखा था, आपको याद है उनके स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा था? उनके स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा था बताओ? उनके स्ट्रक्चर्स में C पे आ रहा था नेगेटिव और O पे आ रहा था पॉजिटिव, ऐसा कुछ हो रहा था कहीं में एवरीवन? Yes, O पे sir. क्या Yes. चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव। O कैसा एलिमेंट है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। स्टेबिलिटी बढ़ाएगा घटाएगा? O पे क्या पॉजिटिव आ बढ़ाएगा? रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आना चाहिए यार, O पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। यस और नो? O इज Yes, इलेक्ट्रोनेगेटिव। sir. क्लियर? यस और नो? Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड कैरी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव आ रहा है, ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव आना चाहिए। कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव आना चाहिए। यस और नो? यहाँ पे क्या हो Yes, रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है, कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है। यस और नो? टेल मी। तो ये जैसा Yes. नाम वैसा काम फॉलो हो रहा है? No, sir. No, sir. तो क्या ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? No, sir. एवरीवन टेल मी। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? दिमाग लगाना थोड़ा सा ही लगाना बच्चों प्लीज। ध्यान से देखो, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट या सेकेंड? टेल मी सेकेंड। व्हाई। First. व्हाई? रूल बाय रूल चले, यहाँ भी एक चार्ज है, यहाँ भी एक चार्ज है, तो कोई भी न्यूट्रल नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। नेक्स्ट में आ जाओ। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है? 3 बॉन्ड्स है, एक 4 बॉन्ड, 5 और 2 7 बॉन्ड्स है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 3, 4, 2 6 और 2 8 बॉन्ड्स है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट या सेकेंड? तो सेकेंड। सेकेंड स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। नाउ व्हाई? कोई बता सकता है क्यों? ये तो जैसा नाम वैसा काम का अपोजिट हो रहा है। यस और नो? सर पर ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है और नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी ज्यादा है। यस और नो बच्चों? टेल मी। यस सर। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी ज्यादा है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो हमने क्या देखा, फिर हमने देखा क्या कि जैसा नाम वैसा काम, वो फॉलो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। बट क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसलिए सेकंड स्पीशीज इज मोर स्टेबल। एवरीवन टेल मी यस और नो? यस सर। Yes. क्लियर? क्योंकि आप बॉन्ड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 1 4 1 5 और 2 7। ठीक है, 7 बॉन्ड है यहाँ पर, 3 1 4 2 6 और 2 8, यहाँ पे 8 बॉन्ड्स। दूसरी बात, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। बच्चे यहाँ पे सोचेंगे ऑक्सीजन का कंप्लीट नहीं है कंप्लीट। देखो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, 8 हो गया ऑक्सीजन के। Yes, sir. क्लियर? तो क्या ये स्टेबल है नहीं है? है. क्लियर? तो पहला सॉरी सेकंड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है बच्चों, बल्कि यहाँ पे जैसा नाम वैसा काम फॉलो नहीं हो रहा। बट आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट बाय पॉइंट आगे जाना है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सबने यहाँ तक नोट कर लिया? लास्ट पॉइंट में आप Yes. लिखने जा रहा हूं, लास्ट पॉइंट इसी के आगे, लास्ट पॉइंट, मोर रेजोनेंस इन कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन and free radical, more will be the stability, more will be stability of compound. ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना बच्चों, अभी आपको सिर्फ रेजोनेंस के जो स्टेबिलिटी के क्वेश्चन, अभी कुछ मत करना, वो मैं कराऊंगा। स्टेबिलिटी के पॉइंट लिखनी है, अभी मैं कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस की टेंशन मत लो। अभी सिर्फ रेजोनेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो मैं अब इसके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन सब के रेजोनेंस आपको ट्राई करने हैं। और एक शीट आ जाएगी शायद आपके पास कल तक, उसके अंदर रेजोनेंस के क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको प्रैक्टिस करना होगा।
इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों आप लोग अभी, और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ। चैप्टर खत्म हो चुका है, अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने। ये 4 क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, बाकी एक शीट और मिल जाएगी, या होमवर्क में ट्राई करने। नेक्स्ट क्लास बच्चों हमारी होगी ट्यूसडे, ठीक है? ट्यूसडे में इसके क्वेश्चंस, मतलब ट्यूसडे हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ठीक है? और मतलब अब समझ लो कि हम इसके कंटिन्यूएशन में ही हाइड्रोकार्बन भी स्टार्ट कर देंगे बच्चों। तो सेकंड टर्म ट्यूसडे से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब हम इसके क्वेश्चंस खत्म करेंगे तो हम हाइड्रोकार्बन भी कंटिन्यूएशन में स्टार्ट कर देंगे। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। सारे बच्चे से नोट कर लें, ट्यूसडे को और क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएंगे, ठीक है? और हाइड्रोकार्बन भी, क्योंकि ये सब क्लियर हो गया तो उसके बाद हाइड्रोकार्बन भी कंटिन्यूएशन में स्टार्ट। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। No, sir. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चे आज की क्लास में डिस्कस हुए हैं। रात तक रिकॉर्डिंग आ जाएगी, प्लीज देखिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा जो शीट कल तक आएगी। इंडक्टिव इफेक्ट की एक शीट आई होगी आप सबके पास, क्वेश्चंस होपफुली आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना बच्चों? Yes, sir. सर। उसके आंसर्स भी मैं डिस्कस करूंगा रिवीजन क्लासेस के अंदर, ठीक है? तो अब वीक में Okay, ऐसा करेंगे, वीक में 3 क्लासेस रखेंगे। 2 क्लासेस जो होंगी उसमें अपना सेकंड टर्म का सिलेबस करेंगे और 1 क्लास जो होगी उसको हम रिवीजन करेंगे। क्लियर बच्चों? ओके सर। Yes, sir. यस सर। तो आपसे ये होगा कि हम फर्स्ट टर्म का थोड़ा बहुत रिवीजन भी करते चलेंगे। जैसे ऑर्गेनिक तो बिल्कुल कनेक्टेड है हाइड्रोकार्बन के साथ, तो वी विल रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनिशियली व्हेन वी आर डूइंग हाइड्रोकार्बन, ताकि हमारे हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक के स्ट्रांग हो जाए पार्ट्स। फिर हम जब और फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम साथ साथ फिजिकल वाले चैप्टर्स भी रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है? हम कोशिश करेंगे वीक में 2 दिन सेकंड टर्म, 1 दिन फर्स्ट टर्म का रिवीजन। क्लियर? Yes, sir. चलो नोट कर लीजिए यू बच्चों। सर। बाय बच्चों, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बच्चों, बाय।